हाँ जी, केस 7 स्लाइडिंग ऑफ रॉड ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड on an inclined plane. On an inclined plane. Sliding of a conducting rod. Conducting rod on an inclined plane. On an inclined plane. ठीक है जी। अब देखो जी, देखिए रॉड है जी हमारी, करंट इधर को जा रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर है जी हमारा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, करंट इधर को, कंडक्टिंग वायर में करंट इधर को जा रहा है, वायर में करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, तो फोर्स किधर को लगेगा जी? पीछे को। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा जी? करंट, अगर रॉड ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे आप सोच लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ऊपर को, तो करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स पीछे को, फोर्स पीछे को। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको अब पॉइंट मास की तरह ले लूं, एक रॉड का एक ये वाला हिस्सा ही लूं बस, ये एंगल थीटा, मास एम है रॉड का, तो ये वेट एम जी, ये एंगल थीटा तो ये एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन। मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ जा रहा था, एफ एम, एफ एम कहां को जाता है? पीछे की तरफ। ठीक है जी। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये ऊपर की तरफ क्या हो गया जी? ये थीटा, तो ये एफ एम कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? एफ एम साइन थीटा। हाँ, उसकी तरह ही है। हेलो, मुश्किल सर, क्या हाल है जी? अंकित को कहना ज्वाइन करेगा, वो आया निकला। हाँ जी दीदी। हाँ जी, मैं उसको करा था फोन, उसने उठाया नहीं। वो- हाँ जी, एफ एम कॉस थीटा और एफ एम साइन थीटा। तो भाई, अब एफ एम कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है। अगर ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो भाई एफ एम कॉस थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए भाई? एम जी साइन थीटा को, है ना जी?
नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है भाई? बुकलेट में यही लिखा है, ठीक है जी। अगर ये रॉड नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, द रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एफ एम कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई? एम जी साइन। तो एफ एम क्या होता है? बी आई एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आई क्या हो जाएगा भाई? एम जी टैन थीटा, एम जी टैन थीटा बाय बी एल। बी निकालने के लिए बोल दे तो बी का फार्मूला क्या आ जाएगा? एम जी टैन थीटा बाय आई एल। बुकलेट में बी निकाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 एस एल अरोड़ा उसमें आई निकाला हुआ है, एनसीईआरटी का है भाई, ठीक है जी। होमवर्क है पेज नंबर 4.46 पे, इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है जी। होमवर्क है इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है जी। जाना जी, चले आगे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आलू जी, क्वेश्चन नंबर 67 निकालो जी एस एल अरोड़ा का, पेज नंबर 4.50 पे। हाँ जी, जो सीरियस है भाई बंदे, बुकलेट के क्वेश्चंस करें अच्छी तरह से, जेई नीट के लिए, ठीक है जी। पेज नंबर 4.50 पे 67 नंबर, a current balance or ampere balance is a device। 4.50, हाँ जी अगले पेज पे, हाँ जी 67 एनसीईआरटी का है। हाँ जी इनकी जी ये टॉपिक रहा है बच्चे, एक रॉड नीचे की तरफ स्लाइड करी थी, पेज नंबर 37 पे बुकलेट में दिया हुआ है। स्लाइड कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जा रही थी, करंट रॉड में इधर को जा रहा है आई, ठीक है जी। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड उधर को, करंट इधर को, मतलब अगर मैं ऐसे मान लू ये इंक्लाइंड है, रॉड ऐसे है, तो करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, फोर्स पीछे की तरफ, फोर्स पीछे की तरफ, ठीक है जी। तो पीछे की तरफ फोर्स आ गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लिया इसे, मास एम हो गया, एम जी वेट, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, एफ एम के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ एम कॉस थीटा और एफ एम साइन थीटा। अगर ये रॉड नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, क्या जा रही है भाई नीचे की तरफ? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एफ एम कॉस थीटा किसके बराबर है जी? एम जी साइन थीटा के। तो एफ एम क्या होता है? बी आई एल कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? एम जी टैन थीटा बाय बी एल। उस पे क्वेश्चन नंबर 61 है, पेज नंबर 4.46 पे होमवर्क है। और बी का फार्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती तो बी क्या होता है? एम जी टैन थीटा बाय आई एल, एम जी टैन थीटा बाय आई एल। समझ आ गया जी? डन है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 67 एनसीईआरटी का है भाई, करंट बैलेंस or ampere balance is a device for measuring currents. The current to be measured arranged to go through two long parallel wires of equal length in opposite direction, one of which is linked with the pivot balance.
the resulting repulsive force on the wire is balanced by putting a suitable mass in scale pan on the other side of the pivot balance. एक वायर ऐसे दी भाई और एक पिविट बैलेंस में लटका दी यहां पर। पिविट बैलेंस में दूसरी तरफ क्या करा भाई, एक मास लगाएंगे नीचे, करंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सेम करंट, तो ये फोर्स क्या होगा, रिपेलिंग। रिपेलिंग फोर्स कितना होगा भाई, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। लेंथ अगर इन वायर की लेंथ दे रखी है L, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू L। यहां पर वेट mg, मास यहां पर इस साइड कितना लग रहा है, इस पैन पे फोर्स कितना लग रहा है जी। दो पैरेलल वायर्स है, एक ये वाली वायर है, एक ये वाली वायर है। करंट अगर सेम डायरेक्शन में होता तो अट्रैक्ट करती है। लास्ट क्लास में कराया था मैंने, है ना जी। संडे को ड्राइव कराया था फार्मूला, ट्यूसडे को तो हमारा टेस्ट था। ठीक है जी। बेसिकली भाई टेस्ट पे भी सीरियस हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला जिस हिसाब से आप चला रहे हैं। अगर हम टेस्ट नहीं देंगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी धीरे धीरे बहुत ज्यादा। ठीक है जी, काम पेंडिंग होता जाएगा और दिक्कत रहेगी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, मतलब बताया हुआ था वैसे। हाँ ठीक है जी। 19 को संडे को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का पूरे का टेस्ट है भाई, याद रखना। शुरू हो जाएगा 19 तक। आज ही खत्म है, हम बस 2 टॉपिक रह जाएंगे छोटे छोटे। पर हमारा सिलेबस सबसे आगे चल रहा है। मैं स्कूल में पूछ रही थी सबसे कि कितना कितना होगा, किसी का थर्ड चैप्टर हो रहा है इंस्टीट्यूट में, किसी का सेकंड। सेकंड वाले तो कुछ ज्यादा ही पीछे हैं। फिजिक्स में मेरे वाले मेरा तो मेरा फोर्थ चल रहा है। स्कूल में, कोचिंग में। कोचिंग में सर, कोचिंग में। हाँ चलो, वैसे तो 5th 6th चल रहे हैं, अब 6th स्टार्ट होने वाला है कईयों में। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, हम मतलब ठीक है, ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा स्लो है, ठीक ठीक चल रहे हैं। हाँ मतलब तेज भी नहीं है, तेज होते तो अब तक 5th खत्म होके 6th पे हम होते। ठीक है जी। आओ जी। तो भाई टेस्ट पे थोड़ा ध्यान दे, कहने का मतलब है अगर टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि 19 को ये है। मैं ही आज मैसेज बनाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, वहां पे एक बच्चे की ड्यूटी लगा रखी है, वो मैसेज डाल देता है। 23 को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ऑब्जेक्टिव है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो रह ही गया बीच में, वो देखता हूँ मैं दोबारा किसी दिन डेट डालता हूँ। और 26 को 1 to 4 चैप्टर्स का 50-60 नंबर का, 50 नंबर वाले टेस्ट में अपने 30 नंबर हाईएस्ट है, वो भी अंकित जी की। ठीक है, हाँ सब ठीक है। ये ले लीजिए। सारों के 15 18 20 ऐसे नंबर है भाई, 50 में से। जी याद ही नहीं, 3 ही बंदों ने दिया था यहाँ से, वहां तो सारों ने दिया था, उनके 15 18 21 वहां हाईएस्ट है। यहाँ तो एक एंजल जी ने दिया था, इनके 25 में से 25 26 नंबर का पेपर था, इनका एक चैप्टर रहता था। आपके भी मतलब 20 एक नंबर है, इनके भी 15 16 नंबर है। भाई ऐसे काम चलने नहीं वाला, बोर्ड आने वाले हैं, सिर पे खड़े हैं। हाँ टेस्ट हाँ, वापस मिल गया। क्या अभी देना है, दे दूं। हाँ आपका लास्ट वाला 14 नंबर है, आपकी सब्जेक्ट। ठीक है जी। सर मैं हाँ कल दे दूंगी टेस्ट, सॉरी मैं इतनी लेट हो गई, सर मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे। कल दे दूंगी कोई नहीं कोई नहीं जी। अभी भी जो परसों टेस्ट था संडे को, वो ट्यूसडे को रखा, फिर ट्यूसडे भी भाई 2 3 ही बच्चों ने दिया भाई, है। मतलब 3 से ऊपर गाड़ी बढ़ती नहीं है।
नहीं, 4 क्यों दिया था शिवांश का भी? हाँ जी, कहने का मतलब यह है भाई, दोनों टेस्ट को सीरियसली लें, अदरवाइज ये पेंडिंग हो जाएगा काम, सिलेबस बहुत ज्यादा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में सिंपल अब हो जाएगा। एफ फिजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर एल किसके बराबर होगा जी? बैलेंस है ना? क्या कह रहा है जी? द रिजल्टिंग रिपल्सिव फोर्स ऑन द वायर इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग अ सुटेबल मास। बैलेंस्ड का मतलब इक्वल करा गया उसको। क्या करा गया भाई? इक्वल। तो ये जो फोर्स लग रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में था तो रिपेलिंग होगा, ठीक है जी। वो किससे बैलेंस करा गया? दूसरी तरफ एम जी से। तो इनको इक्वेट कर देना है, करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें I1 I2 सेम होते हैं, इसमें I1 I2 क्या होते हैं जी? सेम म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर इंटू लेंथ इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। तो आई निकालना है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी आर 2 पाई बाय म्यू नॉट एल नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। बस वैल्यूज गिवन है सारी, आपने डालना है जी। 68 करेंगे जी, फिर इसके बाद फटाफट वैल्यूज पुट करनी है जी आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ 68 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? हेलो क्या? मैंने तो पहले बता दी। किसने दिया था मेरे पास? जो रहा ऑलमोस्ट रह ही गए थे सारों ने दिया था। हाँ तो मेरा हो गई। हाँ जी, हो गया जी। करें 68, क्वेश्चन नंबर 68। A rectangular loop side 25 centimeter and 10 centimeter carrying current 15 ampere is placed with its longer side parallel to the long straight conductor 2 centimeter apart carrying current of 25 ampere. ये एक लॉन्ग कंडक्टर है जी, करंट I1 कैरी कर रहा है जी 25 एम्पियर, और ये रेक्टेंगल में ये I2 करंट है 15 एम्पियर, ये 2 सेंटीमीटर पे है। कितने सेंटीमीटर पे है? 2। और ये साइड कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर की। और ये साइड कितने की है जी? 25 सेंटीमीटर। ABCD, ABCD। हाँ जी, डन है जी। डायग्राम बन गया। अब देखो जी, ये जो BC और AD है, BC और AD, इन पे फोर्स क्या रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट। इन पे फोर्स क्या रहेगा जी? इक्वल एंड अपोजिट। इसके कारण से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण से प्रोड्यूस होगी। फार्म रूल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट ऐसे जा रहा है जी I2, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट नीचे को,
और फोर्स इधर को बाहर को आ जाएगा, उस पे फोर्स इधर को आ जाएगा, उस पे कहां को आएगा जी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट ऊपर को, फोर्स बाहर को, इधर को बाहर को आ जाएगा फोर्स। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या है भाई, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फोर्स और ये फोर्स क्या है जी, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसल आउट करके जीरो हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी, जीरो। समझाया जी। अब बचा कौन सा, एक ये वाली यहाँ पे फोर्स लग सकता है और ये वाली पे। फोर्स का फार्मूला पैरेलल वायर के लिए क्या होता है जी, फोर्स का फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 अभी लिखा था, बाय 2πr इंटू एल। पहले वाला फोर्स को F1 मान लेंगे, किधर को है जी, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा भाई, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, ये बड़ा होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो वो फोर्स वीक होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है जी भाई, ये आ गया F1। ऐसे ही सिमिलरली F2 निकालना है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr2, लेंथ तो वही है जी, ठीक है जी। तो नेट फोर्स क्या आएगा जी, F1 बड़ा है माइनस F2, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जी। पॉजिटिव आएगा सर। हाँ, नीचे की डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। अट्रैक्टिव, क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव। टाइम भी बड़ा है, बैटरी कुछ आती हो रही बस, कोई गई भी जल्दी पावर, 3 - 0 के बराबर है, 1 + C माइनस सी का क्या जाएगा, यानी साथ में इसमें डालने से दिया जाएगा, और इनऑर्गेनिक सी यहाँ माइनस आ गया, माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 ले आ गया, फिर इसमें डाल दोगे तो आएगी नहीं, कंपेयर करने तक पहुंचो पहले, डायमेंशन याद करो अच्छी तरह से। हाँ जी, डन है। अनसॉल्व करने हैं जी इसके, याद रखना जी। अब अगली डेरिवेशन कराने लगा हूँ आज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हो जाएगा टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारे करने का हाँ, अनसॉल्व तो सारी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लो जल्दी। मेरे को मोबाइल नंबर कमाने से अरे आते रहते हैं ऐसे हो जाता है। कम से कम उनसे तो अच्छे ना, तो टेस्ट भी नहीं लगता, तो उनको नहीं लगता था लग जाता था। 26 तो साल जब प्लस पहला फोर्थ में पहला चैप्टर आता है, दूसरा होता है, तीसरा हो जाएगा मेरे यूनिट टेस्ट में, चौथा हो जाएगा। क्या बोल रही है यार, मुझे समझ नहीं आता, फिजिक्स करती केमिस्ट्री का बैकलॉग बन जाता, केमिस्ट्री करती बायो बन जाता। मैं तो वही कुछ नहीं करती। अब मेरे इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चन रहते हैं करने को। अरे नहीं यार, मेरे केमिस्ट्री के ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाए एनसीईआरटी। फिजिक्स को थी, फिजिक्स से भी इतनी इंपॉर्टेंट है, बायो का मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का 2 घंटे उसमें चल गए मेरे। मैं तो मेरे को थप्पड़ थप्पड़ मार कर पढ़ा रही हूँ, पढ़ने रहा है। हाँ जी, हो गया जी। चले आगे, देखो जी अगली डेरिवेशन, टॉर्क। टॉर्क ऑन अ, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन, रहने दो, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ, experienced by a current carrying, by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field,
placed in a uniform magnetic field. Torque experienced by a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. डायग्राम थोड़ा बुक से अलग रहेगा। है? पी क्यू आर एस करंट ऐसे जा रहा है जी हमारा। बुक में दूसरी डायरेक्शन में हमने ऐसे लिया है क्लॉकवाइज, बुक में एंटी क्लॉकवाइज है। ये नॉर्थ पोल है जी, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है जी? नॉर्थ टू साउथ। बी वेक्टर कहां से कहां जा रही है जी? नॉर्थ टू साउथ। ऐसे कॉइल है, सपोज ऐसे कॉइल है, तो उसके नॉर्मल किधर को जाएगा? उधर को। कॉइल तो ऐसे ही है ना जी। अगर ऐसे कॉइल होती तो नॉर्मल कहाँ जाता? इधर को, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो नॉर्मल भी देखा जाएगा इसमें। ये एक्सिस है, ये नॉर्मल जा रहा है जी। मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है जी? इधर को। तो इनके बीच में एंगल कितना है भाई? थीटा। के बीच में एंगल कितना है जी? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है भाई? थीटा। देखो जी, कंसीडर a rectangular coil, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल। हाँ जी, सैटरडे को किसी का स्कूल तो नहीं है भाई? कल ही जाने का। टेस्ट है बाय। अच्छा, कितने बजे तक फ्री होगी? मैं होंगी 1:30। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक स्कूल। अच्छा। हाँ जी, बाकियों का जी? स्कूल से सीधा आ पाएंगे? आ जाओ। चलो देखते हैं क्लास का फिर, या तो आपको अलग से करा दूंगा मैं। ठीक है जी। कोई बात नहीं, 2 बजे रख लेना, 2 बजे तक तो आ जाऊंगी। 2 बजे तक आ लूंगी। हाँ जी। 11th वालों से पूछेंगे वो जल्दी आ पाएंगे कि नहीं। 1:30 बायो की क्लास नहीं है क्या सैटरडे को? टेस्ट टेस्ट है। ठीक है, चलो फिर तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, पहले 11th वालों में कर देंगे, फिर आपकी सर कर। बायो का टेस्ट मैं बाद में दे दूंगी ना मैम को। आपकी क्लास के बाद दे दूंगी। डायग्राम बनाओ जी फटाफट जल्दी से। हाँ, कंसीडर a rectangular coil PQRS. Consider a rectangular coil PQRS placed in a uniform magnetic field. Placed in a uniform magnetic field. B vector
which is perpendicular to the axis of the coil, which is perpendicular to the axis of the coil. कॉइल की एक्सिस से क्या है जी, परपेंडिकुलर। देखिए, लेट आई बी द करंट, जैसे बुक में लिखा हुआ है, आई क्या है जी, बी द करंट, आई बी द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, flowing in the coil, ठीक है जी। करंट आए हमारा फ्लो कर रहा है जी कॉइल में, सेकंड ए और बी उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, कैपिटल ए इंटू बी, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा क्या है जी, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड नॉर्मल टू द कॉइल, ठीक है जी, यही लिखा हुआ है जी। देखो जी, अब ध्यान से समझना, करंट इधर जा रहा है, फोर्स क्या होगा क्यू आर पे, हाँ जी, फोर्स का फार्मूला रजनी जी, एक वायर पे फोर्स का फार्मूला, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, हाँ जी रजनी जी, बैठे हैं जी। हाँ जी श्रिया, क्या फार्मूला होता है फोर्स का करंट कैरिंग वायर पे, हाँ जी नैना जी, आवाज आ रही है भाई मेरी सबको, हाँ जी अंकित जी, हाँ जी, हाँ यस जी। सर। हाँ जी बताओ जी, फार्मूला बता दो, कोई भी बता दो जिसको आता है भाई। बी साइन थीटा, बी, क्यू वी बी साइन थीटा। वो तो चार्ज पे होता है, करंट कैरिंग वायर पे क्या होता है, हाँ जी श्रिया जी कुछ बोल रहे हैं, बी आई एल साइन थीटा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन कैसे आएगी भाई, राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहां पर जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा क्यू आर पे, देखो जी, आए इधर को, बी इधर को, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को, एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया। अब इधर कहां को जा रही है बी, इधर ही जा रही है बी, तो करंट उधर जा रहा है, करंट हमारा इधर को है, बी उधर को, क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया जी, क्लॉकवाइज, तो फोर्स नीचे को, इन दो पे इक्वल एंड अपोजिट, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम, तो वो नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी, इन दोनों के कारण से कुछ भी नहीं लगेगा। समझ आई बात जी कि नहीं, देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा है बुक में, वो गलत है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड
thumb rule. The magnetic forces on side PS and QR. The magnetic forces on side PS and QR are equal and opposite, PSN. and QR are equal and opposite, and their line of action is same. Therefore, their resultant is zero. Therefore, their resultant is zero. Their resultant क्या हो गया भाई? समझा की बात जी की नहीं? डन है? चले आगे। तो जो यहां दो आर्म्स बच गई, QP और RS। हाँ जी शिवांशी, फोर्स क्या होगा QP पे? इसका लेंथ A मान लो, ये B है। हाँ जी भाई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, तो फोर्स अंदर की तरफ। भाई ये फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ। कितना आएगा जी? IBB, ये स्मॉल बी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है इसकी? स्मॉल बी। उस पे क्या आएगा जी? मैग्नेटिक फील्ड उधर ही, करंट नीचे को, फोर्स बाहर को, फोर्स बाहर। देखो जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन दी जा रही है, बार बार ये यूज हो रहा है भाई, आना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई कौन कौन से में क्या फार्मूला लगना है डायरेक्शन का। ठीक है जी। देखो जी, द साइड पी क्यू experiences a normal PQ experiences a normal inward force. PQ experiences a normal inward force. PQ पे क्या लग रहा है भाई? Inward force equal to IBB. फोर्स किसके बराबर है भाई? IBB. I small b into capital B, while the side RS experiences the same outward force. Same outward force. So stop. The two forces are equal and opposite. The two forces are equal and opposite, but their line of action is different. But their line of action is different. Hence they form couple. Hence they form a couple which tends to rotate the dipole. Which tends to rotate the dipole. Hence they form couple which tends to rotate the dipole. Rotate the dipole with a torque
with a torque given by tau is equal to either force into perpendicular distance. Either force into perpendicular distance. Either force IBB परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हम निकालते हैं जी। पहले डायग्राम अलग से बनेगा, इसको अभी चलो एक स्टेप पहले वही बनाते हैं डायग्राम। क्यू आर इस साइड पे फोर्स इधर को अंदर को लग रहा था एफ, इधर को बाहर को लग रहा था एफ। ये नॉर्मल एंड ये मैग्नेटिक फील्ड बी और इनके बीच में एंगल थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी आर एन। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया जी। तो यहां क्या आ गया जी थीटा, यहां क्या आ गया जी थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया आर एन अपॉन क्यू आर से निकलेगा साइन थीटा। तो क्यू आर किसके बराबर है जी ए के, क्यू आर ए है और ये पी क्यू बी था। तो आर एन क्या आ गया जी ए साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हो गया जी, समझ आ गया जी। तो टॉर्क क्या आ गया आइदर फोर्स आई बी बी इंटू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी। तो टॉ क्या आ गया हमारा आई बी इंटू ए बी साइन थीटा। एरिया कैपिटल ए किसके बराबर होता है ए बी। टॉ क्या आ गया आई बी इंटू ए साइन थीटा। अर्जुन जी गया फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन टर्न्स, फार्मूला क्या आ गया जी निब्बा साइन थीटा। एन से मल्टीप्लाई हो गया एन आई बी ए साइन थीटा। पूछ लेता हूं निब्बा साइन थीटा या बीना साइन थीटा याद करने के लिए आप जैसे मर्जी कर लो। बीना बीना साइन थीटा या निब्बा साइन थीटा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला एन आई ए था, बताया था। एक करंट कैरिंग लूप डायपोल की तरह होता है, कोई भी लूप हो सकता है, रेक्टेंगल चाहे कुछ भी। तो एन आई ए को क्या लिख सकता हूँ जी एम। तो ये एम बी साइन थीटा है तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा एम क्रॉस बी वेक्टर, एम क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है जी।
कहाँ चल रहा है? मुझे एक रात थी, ये याद नहीं हो रही, ये वाली याद नहीं हो रही, क्या है? प्लान चलती है, प्लान उस दिन फॉर्म निकलती कैसे है? कॉपी नहीं हुआ ना। ये तो हाफ लिमिटेड से सही के साथ ही गिरेगा, ये होगी और 3-4 क्वेश्चन करेंगे। सही टॉपिक करेंगे वो आपको लगता है। किसी ने भी तो वो क्या होती है ऐसे ही कुछ, लेट्स सी क्या होती है वीक। इनके हिसाब से बनती है। हाँ हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन किससे दी जाएगी भाई? राइट हैंडेड। हम रूल्स, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड्स। बस इसके बाद स्पेशल केस है जी। करें जी स्पेशल केस। बुक के हिसाब से डायग्राम बनाते तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, तो थ्योरी बुक में जो लिखी हुई है वो फिर चेंज करनी पड़ती। उन्होंने डायग्राम तो चेंज कर दिया, पुरानी बुक में डायग्राम ऐसे था पर थ्योरी उसके अकॉर्डिंग ही है, डायग्राम पुरानी वाली। ठीक है जी। तो डायग्राम बुक का चेंज कर दिया मैंने भाई, ये आपका डायग्राम। हाँ थ्योरी बुक में से वो मैंने लिखवा दी है, पर एक लाइन मैंने ऐड करी है बस, बाकी तो सारा सेम। आओ जी नेक्स्ट आ जाओ, स्पेशल केस। नंबर 1, थीटा अगर 0 है, थीटा 0, एंगल किसके बीच में बन रहा है ये? बी वेक्टर और नॉर्मल के बीच में। याद रखना ये एंगल जो साइन थीटा में आया हुआ है वो बी वेक्टर और नॉर्मल के बीच का एंगल है। ठीक है जी। तो थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? बी वेक्टर इज पैरेलल टू किसके पैरेलल? और बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कॉइल। अब क्वेश्चन में तो पता है क्या लिखा है? बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, आपको लगेगा थीटा तो भाई 90 है, थीटा तो क्या है मेरी? बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू द कॉइल है मतलब नॉर्मल के तो पैरेलल हो गया ना भाई, नॉर्मल के क्या हो गया जी? पैरेलल। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो नॉर्मल के किधर चला गया भाई? वो 0 पैरेलल। थीटा 0 हो गया, थीटा क्या हो गया भाई? 0। याद रखना क्वेश्चन में ये लिखा है ना, इसका मतलब थीटा 0 है। ठीक है जी। तो टॉर्क क्या आ गया? साइन 0 0, टॉर्क। सेकंड केस, थीटा 90, थीटा 90, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल कह लो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? बी वेक्टर इज पैरेलल टू द कॉइल, बी वेक्टर इज पैरेलल टू द कॉइल। अगर बी वेक्टर पैरेलल है कॉइल के तो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा NIBA, मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। और इस कंडीशन में जो फील्ड होती है बी वेक्टर को क्या बोला जाता है इस कंडीशन में? रेडियल फील्ड। जब टॉर्क मैक्सिमम हो तो फील्ड का नाम क्या है भाई? रेडियल फील्ड। यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉन्सेप्ट यूज होगा, रेडियल फील्ड।
नोट कर लिया यहाँ तक? नहीं देखी तो हाँ देने पड़ेगा पीटीआर ना सबने बोल दिया ना कि उन लोगों को टेस्ट नहीं होती थी कितने आ रही है बोल दी मुझे क्योंकि मैंने सॉरी बोल दिया मुझे कल दूंगी अभी तक मेरा ना बायो का वो है यूपी और बायो मतलब बहुत अच्छा लग गया है ए तुम्हारी छुट्टी कितने होती है दो ही होती है अब ये जब हम थे ना तो तुम्हारे बार बार बोल रहे थे फिर इनकी छुट्टी 2 बजे तक कर दी हमारे प्रिंसिपल ने हैं? +1 वालों की 2 बजे तक बैठे रहते हैं सर ठीक है। मेडिकल वालों को भी हालांकि हमने पहले दिन ही लीव दे दी थी थोड़ा जरूरी हो सकता है करना इसलिए तो उन्होंने रूल किया है कि अगर गर्ल्स स्कूल है ना जब तक आपका कोई पेरेंट लेने नहीं आएगा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी स्टैंप लगेगी चलो ठीक है। हमारा कल तो भी चलते हैं। हमारा तो सर 1:30 बजे ही हो गया इतना पीरियड नहीं लग रहा, बीच में बोल दिए घर से सर, क्यों काउंसलिंग बंद हो? सर सेकंड काउंसलिंग भरने से ना 27 में निकला था हमारे स्कूल के सारे बच्चों का वो तो और दूर पड़ रहा था नहीं नहीं, वो जो स्कूल प्रेफर करेंगे उसी पे निकलेगा। अगर वैरायटी हो तो कैसे आता हाँ। सेकंड काउंसलिंग सर अभी निकले तो नहीं अभी नहीं। अब थोड़ी लेट आएंगे तो एडमिशन स्टार्ट हो फिर मैं डांस कर हाँ मर सर हमें भी बोल देगा 2 बजे तक कर देगा अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए सितंबर एग्जाम नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है। क्या करूं? लो जी, अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लिखो जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ, इसका बात अगला टॉपिक नहीं कहते दूसरे चैप्टर में भी है नहीं टॉपिक इसी चैप्टर में नहीं तो बुकलेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी लिखा हुआ है। अभी कराऊंगा वो टॉपिक अच्छी तरह से। हाँ जी, लिख रहे जी, लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से पहले लिखो, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, it is a device used to measure small current. It is a device used to measure small current. It is a device used to measure small current. हाँ जी, ये डिवाइस है यूज टू मेजर स्मॉल करंट करने के लिए। ठीक है जी, देखो प्रिंसिपल इसका, it is based on the fact that it is based on the fact that a current carrying coil, it is based on the fact that a current carrying coil experiences a torque when placed in a uniform magnetic field. When placed in a uniform magnetic field. एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप कहाँ प्लेस कर देंगे जी?
मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। यही उसका क्या है जी, प्रिंसिपल। जो पिछली डेरिवेशन हमने करी है वही इसका क्या है जी, प्रिंसिपल है। एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, वही इसका क्या है जी, प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो बनाना ये डायग्राम। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी देखो जी, सबसे पहले कोर ले रखा है, एक सिलेंड्रिकल कोर है। क्या ले रखा है भाई, एक सिलेंड्रिकल कोर। ये बस मैंने साइड में इसलिए बनाया, मेरा ड्राइंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है ना जी, तो आप इसमें से प्रॉपर देखते रहो। एक सिलेंड्रिकल कोर है जी। मटेरियल क्या है जी, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या मटेरियल है भाई, आयरन। सॉफ्ट आयरन। उसके ऊपर रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है। नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है। रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है। ब्रास का भी बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है। ब्रास का भी बना हो सकता है और एल्यूमिनियम। फिर कॉइल इस पे माउंट कर रखिए जी। कॉइल इस पे क्या कर रखिए जी, माउंट। एक एंड कॉइल का स्प्रिंग से कनेक्ट है, दूसरा एंड कॉइल का मिरर के थ्रू होते हुए आगे टॉर्शन हेड है, उसके साथ कनेक्ट है। ये हमारा टॉर्शन हेड है ऊपर। यहां जो स्ट्रिप लगी हुई है वो फास्फोर ब्राउन स्ट्रिप है। वो क्या है भाई, फास्फोर ब्राउन स्ट्रिप, मतलब वो मटेरियल है एक फास्फोर ब्राउन। क्या है जी, फास्फोर ब्राउन मटेरियल है। ठीक है जी, फास्फोर ब्राउन स्ट्रिप। ये मिरर है। ये वाला एंड टर्मिनल T1 से कनेक्ट है वायर का, कॉइल का। ये वाला एंड किससे कनेक्ट है जी, टर्मिनल T1 से। और ये जो दूसरा एंड स्प्रिंग से होते हुए कहाँ कनेक्ट है जी, टर्मिनल T2 को। टर्मिनल T2। ये टर्मिनल T1 और T2 क्या है, जहां पर आप करंट लाके लगाएंगे, तार लगा देंगे बाहर से। ठीक है जी। बाकी यहाँ साइडों में क्या लगी हुई है जी, मिरर, कनकेव, नॉर्थ, और ये P Q
आर एस कॉइल का नाम है, स्प्रिंग का नाम है एस डैश। ठीक है जी। जल्दी करें जी, डायग्राम जल्दी बनाए फटाफट। पेंसिल पेन उठाइएगा हमारा प्लीज। आ जाओ जी, जाओ 11th वाले चले जाओ जी। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन लिखो जी। It consists of a rectangular coil. It consists of a rectangular coil of fine insulated copper wire wound on a light non-magnetic metallic frame. Wound on a light non-magnetic metallic frame. Non-magnetic metallic frame, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है। Full stop. The one end of the coil is connected to terminal T1. One end of the coil is connected to terminal T1 through phosphor brown strip. Through phosphor brown strip. Phosphor brown strip. Phosphor brown strip. Another end of the coil is connected to terminal T2. Is connected to terminal T2 through a hairspring. Terminal T2 through a hairspring of phosphor browns. वो भी किससे बना हुआ भाई? phosphor browns. Hairspring of phosphor browns. Full stop. The coil is symmetrically placed. The coil is symmetrically placed between cylindrical pole pieces of a strong permanent horseshoe magnet. Of a strong
permanent horseshoe magnet. Cylindrical pole pieces of a strong permanent horseshoe magnet. ये जो horseshoe magnet है वो strong magnet होती है. Permanent horseshoe magnet. Symmetrically placed with the diaphragm placed between cylindrical pieces of the cylindrical pieces. हाँ जी, बुक में भी डायग्राम दिया हुआ ये वाला असल में. तो नोटबुक में बना लो. बनाना है बना लो, नहीं तो बस समझ लो टॉपिक बुक से बना लेना. पेज नंबर 4.58. पेज नंबर 4.58. देखो जी, कैसी शेप बना रखी है भाई? कनकेव बना रखी है. मैग्नेट की शेप कैसी है भाई? कनकेव. क्यों कनकेव बना रखी है? ताकि कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के क्या रहेगी? पैरेलल. कॉइल के अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी तो फील्ड क्या होगी जी? रेडियल फील्ड होगी. फील्ड क्या होगी भाई? रेडियल फील्ड. ठीक है जी. ये परमानेंट मैग्नेट है जी. ये पॉइंटर है. स्केल लीनियर होना चाहिए. लीनियर मतलब इनके बीच में गैप इक्वल रहेगा. इनके बीच में गैप क्या रहेगा जी? इक्वल. ठीक है जी. डायग्राम बाद में बना लेंगे प्रभु, समझा दूं. ठीक है जी. लिखो सिलेंड्रिकल cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of the horseshoe magnet. This makes the lines of force pointing along the radii of a circle. Makes the lines of force pointing along the radii of a circle. That means magnetic field is parallel to the
coil, that means magnetic field is parallel to the coil, comma, such a field is called radial field. Such a field is called radial field. देखो वाई सॉफ्ट आयरन कोर, हमने बात करी सॉफ्ट आयरन कोर लगाया हुआ जी, वाई सॉफ्ट आयरन कोर ड्यू टू हाई permeability, due to high permeability, soft iron core intensifies the magnetic field, and hence increases the sensitivity of the galvanometer. Hence increases the sensitivity of the galvanometer. समझाया जी? सेंसिटिविटी बढ़ा देता है जी सॉफ्ट आयरन कोर. थ्योरी एंड वर्किंग. आज थोड़ा लेट तक चलेगी भाई क्लास, 10 मिनट ऊपर जा सकती है, 6:25 तक, 6:15 की बजाय ये पूरा ही करके भेजेंगे. थ्योरी एंड वर्किंग. डायग्राम नहीं बनाना है जो एक्सेल में बना हुआ है, सीधा लिखना है आई करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. हाँ तो वही टॉर्क वाला, ए एंड बी sides of the coil, rectangular coil, capital A into B, area of the coil. ठीक है जी, कैपिटल A into B, एरिया ऑफ द कॉइल. थीटा हमारा क्या था, एंगल. वैसे लिखने लिख लो, सीधा लिखो जी. फॉर रेडियल फील्ड, torque on the coil is given by torque on the coil is given by tau is equal to NIBA sin 90. रेडियल फील्ड में टॉर्क क्या हो जाता है जी, मैक्सिमम. ठीक है जी, टॉ इज इक्वल टू NIBA आ जाएगा. वो बंदे गायब हो गए हैं ऑनलाइन, पता नहीं लगता है ना कब बंदा क्या करने लग जाए. हाँ जी रजनी जी बैठे हैं. हाँ जी चाहत. यस सर। ठीक है जी. नैना जी, शिवांश, हाँ जी सर. यस सर। श्रेया. यस सर. ठीक है जी. अंकित जी. हाँ जी। चलो ठीक है जी. मगर लेट हो गया, 1.5 घंटा हो गया ऑनलाइन बैठे बैठे थोड़ा. हाँ जी लिखो जी. ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क के कारण से क्या होने वाला है भाई, कॉइल रोटेट करेगी. बिकॉज ड्यू टू दिस टॉर्क coil deflects through an angle alpha. Coil deflects through an angle alpha. Full stop.
a restoring torque is set up in the coil. A restoring torque is set up in the coil due to the elasticity of the spring, So restoring torque is given by tau restoring. क्या आ जाएगा जी? Tau restoring is directly proportional to alpha. डिफ्लेक्शन वाला एंगल देखो जी, ये SHM में चला गया एक तरह से. वहां फोर्स होता था F is directly proportional to x. माइनस साइन यहां भी निग्लेक्ट कर देंगे, वैसे तो नेगेटिव आएगा, रीस्टोरिंग है तो इज इक्वल टू के अल्फा. वहां के एक्स होता था. के क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट. के क्या है जी? Torsional constant. टॉर्शनल कांस्टेंट. के हमारा क्या है भाई? टॉर्शनल. Alpha है. हाँ, अल्फा एंगल. के हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहले वाला टॉर्क क्या था भाई? NIBA है ना जी. और इक्विलिब्रियम कंडीशन टॉ इज इक्वल टू टॉ रीस्टोरिंग. टॉ इज इक्वल टू टॉ रीस्टोरिंग. तो NIBA is equal to K alpha. NIBA is equal to K alpha. I क्या आ जाएगा भाई? K alpha by NBA. हेलो. जिससे पहले ऑर्गेनिक शुरू हो. ऑर्गेनिक शुरू हो. वो तो समझो 3 चैप्टर के बाद में ना ऑर्गेनिक के जो ना ऑर्गेनिक डन जी, चले आगे. I is equal to K alpha by NB. I is equal to K alpha by NB. ठीक है जी, समझ आया जी. I is directly proportional to alpha. I is directly proportional to alpha. जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना करंट होगा. ठीक है जी. अगर ये रेडियल फील्ड नहीं होता तो इसमें साइन थीटा आ जाना था भाई. यहां साइन थीटा आ जाता जी. फॉर योर नॉलेज में साइड में लिखा हुआ है, इफ रेडियल फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, उसमें लिख लेना जी वाई रेडियल फील्ड का वो आंसर है. फॉर योर नॉलेज में फोटो भेज रहा हूं भाई मैं. ठीक है जी. तो किसका आंसर है ये? वाई रेडियल फील्ड और वाई फास्फोर ब्राउन्स, 2 क्वेश्चन होते हैं जी. कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जी. वाई रेडियल फील्ड, वाई फास्फोर ब्राउन्स. अभी मैं बुक से बता दूंगा, लिखा आप बुक से लेना. ठीक है जी. देखो जी, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी कह सकते हैं, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा. तो आई बाय आई इज इक्वल टू के बाय एन बी ए इज इक्वल टू अल्फा. के बाय एन बी ए को जी लिख लेते हैं. जी अल्फा. जी का नाम क्या है जी? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. और करंट रिडक्शन फैक्टर, इसका एक और नाम क्या है जी? करंट रिडक्शन फैक्टर.
और जी को बोलते हैं आई बाय अल्फा, इसका एक और नाम आ गया फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, उसको क्या बोला जाता है जी? जी, कैपिटल जी। फिगर ऑफ मेरिट, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, G is equal to I by alpha, figure of merit, current per unit deflection। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ, लास्ट टॉपिक है बस, फैक्टर्स तो मैं थ्योरी है वो वैसे ही समझा दूंगा फटाफट, लिखने वाला लास्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सुबह एक ही बच्चा आया था ना, उसको तो बिठा के मैंने करा दिया ज्यादा सारे काम, अब फिर शाम वालों को ज्यादा ही करना पड़ेगा भाई जितना सुबह हुआ था। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या बताता है जी? अगर छोटा सा करंट भी, सेंसिटिविटी क्या होती है जी? जरा से कोई चीज हो आपको पता लग जाए, वो सेंसिटिविटी है आपकी, ठीक है जी। अब मोबाइल में आजकल खो जाता है बंदा तो सेंसिटिविटी कम होती जा रही है, ठीक है जी। सेंसिटिविटी क्या है? जैसे ही छोटा सा करंट इसमें आया और लार्ज डिफ्लेक्शन ये दे दे, इसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यही डेफिनेशन। हाँ जी, इफ इट शोज, लिखो जी, इफ इट शोज large deflection, if it shows large deflection when a small current is passed through it, when a small current is passed through it, or a small voltage applied across it, or a small voltage applied across it, or a small voltage applied across it। दो टाइप की है भाई, मतलब दो कंडीशनों में चली जाती है, एक तो करंट सेंसिटिविटी, करंट के लिए हो गया, एक तो एक वोल्टेज के लिए। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? मैं डेफिनेशन ही लिखवा रहा हूं, आई एस, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। डेफिनेशन लिखनी हो तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। तो अल्फा बाय आई क्या हो गया जी? एन बी ए बाय टी, एन बी ए बाय टी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया भाई? Vs, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, अल्फा बाय आई आर, वोल्टेज को आई आर भी कह सकते हैं जी। अल्फा बाय आई क्या होता है? आई एस बाय आर, और एन बी ए बाय के आर, बाय के आर। हाँ जी, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स, वो पढ़ना है बस, रीड करना है बुक से, मैं समझा रहा हूं। अल्फा का फार्मूला क्या था भाई? एन बी ए बाय के इंटू आई। तो सेंसिटिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी तीनों के लिए तो भाई क्या थी? डायरेक्टली थी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है जी, उनके डायरेक्टली है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाएंगे तो बल्कि हो जाएगा भाई, सेंसिटिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ के सेंसिटिविटी
डिक्रीज हो जाएगी। एक स्टेज तक ही आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं, एक स्टेज तक ही आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी भाई, डिक्रीज कर देगी। बी को भी एक स्टेज तक ही बढ़ा सकते हैं ना, इसको बढ़ा सकते हैं स्ट्रॉन्ग होर्स शू मैग्नेट लगा, इसको बढ़ा सकते हैं स्ट्रॉन्ग होर्स शू मैग्नेट लगा। वो तो मैग्नेटिक फील्ड आप कितनी भी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है जी। एरिया को भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, एरिया को भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा जी, सेंसिटिविटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। के क्या है जी हमारा, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट या टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। के की वैल्यू सबसे कम किसकी होती है जी, फास्फोर ग्राउंड्स की। के की वैल्यू सबसे कम किसकी होती है जी, ठीक है जी, फास्फोर ग्राउंड्स की के की वैल्यू सबसे कम होती है, तो इसीलिए फास्फोर ब्राउन यूज किया जाता है। उसका मेन रीजन ही क्या है जी, टॉर्शनल कांस्टेंट सबसे कम है, सबसे कम है तो इसीलिए उसको यूज करते हैं। ठीक है जी, छुट्टी।